नमस्कार साथियों। आज की वीडियो का विषय है कि नक्षत्र और गोचर से सही फलादेश किस प्रकार से कर सकते हैं और नवतारा चक्र का क्या रहस्य है। साथियों, पुराने समय में आपने भी ये अनुभव किया होगा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर या किसी पारंपरिक पंचांग के बिना ही गांव के कुछ अनुभवी पंडित हुआ करते थे और वो आपसे ये कहा करते थे कि ये समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो भी कार्य कर रहे हो वो सोच समझ के करना। तो वो किस प्रकार से ये बात कह दिया करते थे। तो वही आज का जो वीडियो है उसका विषय यही है कि नक्षत्र और गोचर से किस प्रकार से फलादेश कर सकते हैं, और इसे मैं आपको नवतारा चक्र के माध्यम से समझाऊंगी। साथियों, ज्योतिष का सबसे सूक्ष्म भाग नक्षत्र सिद्धांत माना जाता है, और नक्षत्र ही वो वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में होने वाले शुभ और अशुभ समय का जो पता है वो बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता था। और व्यक्ति का जन्म जो है वो जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म का नक्षत्र मान लिया जाता है, और यही वो पॉइंट है जिस पर नवतारा चक्र जो है वो बना हुआ होता है। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि नवतारा चक्र क्या होता है। तो हम जानते ही हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों को 9 समूह में बांटा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये 9 समूह क्या हैं। हर समूह को एक विशेष नाम दिया गया है और उससे संबंधित फल जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि ये समूह किस प्रकार से हैं। तो पहला तारा जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है वो जन्म का तारा होता है और ये हमेशा ही शुभ होता है। इसके बाद जो इसका अगला तारा होता है यानी अगला नक्षत्र होता है वो संपत तारा कहलाता है, वो भी लाभदायक होता है। तीसरा तारा यानी जन्म के नक्षत्र का तीसरा तारा विपद तारा होता है, ये कष्टदायक है। उसके बाद का तारा यानी चौथा तारा शेम तारा कहते हैं, ये सुखद होता है। अगला पांचवा नक्षत्र या तारा प्रत्यारी जो झगड़े और बाधा को बढ़ाने वाला है। इसके बाद छठा नक्षत्र या तारा साधक तारा, ये लक्ष्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए होता है। इसके अगला सातवां नक्षत्र या तारा वध तारा होता है, जिससे हानि और दुर्घटना के लिए जिसको समझा जा सकता है। आठवां तारा या नक्षत्र मित्र तारा, ये सहयोगी होता है समय के लिए, तो फिर इसमें हमें इसको अच्छा मानना चाहिए और इसमें हम काम कर सकते हैं। नवा तारा या नक्षत्र परम मित्र होता है, ये अत्यंत ही शुभ होता है। इन 9 ताराओं का जो चक्र है वो हर 9 नक्षत्रों के बाद बदल जाता है, जैसे 1, 10 या 19, 2, 11 और 20 इत्यादि। आइए जानते हैं कि जन्म नक्षत्र से वो कौन से 3 तारे हैं जो अशुभ माने गए हैं। तो मान लीजिए आपका जो जन्म का नक्षत्र है जिसे हम पहला नक्षत्र बोलेंगे, इससे तीसरा, पांचवा और सातवां, ये तीनों तारे जो हैं वो अशुभ माने जाते हैं। अब तीसरा तारा में क्या हुआ, पहला 3 हो गया, इसके बाद जो 12 हुआ, 2 और 1 वो भी 3 हुआ, और 2, 1, 21 यानी वो भी 3 हुआ। इसी तरह 5 को लेंगे, पांचवा तारा, 1 और 4 14, इसको जोड़ा तो ये फिर 5 बन गया। ऐसे ही 2 और 3 23 हुआ, और ये भी 5 की श्रेणी में आया और ये भी नुकसानदायक ही रहेगा। इसके बाद वध तारा है, वध तारा सातवां है तो सातवां, और इसके बाद 16 करेंगे तो 1 और 6 भी 7 होते हैं, और उसके बाद 2 और 5 25, यदि इसका हम जोड़ करते हैं तो वो भी 7 आता है। तो ये फिर आपके लिए अशुभ हुआ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे विपद तारा है तो तीसरा तारा है वो विपद तारा होता है, तो उसमें विपत्ति, चिंता और रोग, ये ऐसे आपको जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। पांचवा है प्रत्यारी तारा, जिसमें झगड़ा, बाधा और मानसिक असंतुलन, ये आपको कष्ट सहना पड़ सकता है। सातवां हुआ वध तारा, तो हानि, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य पीड़ा, ये इस समय में आपको इस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां, इन नक्षत्रों से जब कोई भी क्रूर ग्रह जैसे सूर्य है, शनि है, राहु और केतु है, तो जो इन मंगल है, तो इन नक्षत्रों का जब गोचर होता है तो उस समय का जो समय है तो ये कहा जा सकता है कि आप यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको परेशानी, विघ्न, बाधा और कष्ट या संघर्ष का सामना इस समय में आपको करना पड़ सकता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ।
मान लीजिए आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो धनिष्ठा नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, वो होगा विपत नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र रेवती प्रत्यारी नक्षत्र और सातवां नक्षत्र भरणी वद नक्षत्र। ऐसे ही आगे जब आप चलते जाएंगे 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां और 25वां नक्षत्र भी कष्टकारी होंगे। मान लीजिए राहु का गोचर आपके जन्म नक्षत्र से विपत तारा नक्षत्र में हो रहा है, तो आपका जो जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है वो हुआ 1 और वहां से 16वां नक्षत्र हुआ विशाखा नक्षत्र मान लीजिए। तो यदि उस वो हुआ विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, तो जब बृहस्पति विपत तारा से गोचर हो रहा है राहु का, और बृहस्पति जो है वो आपके कार्य, आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो जब राहु का गोचर इस नक्षत्र से हो रहा होगा, तो आपके मान सम्मान में, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब में ऐसे इश्यूज आ जाएं कि आपको उस समय में जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है। मान सम्मान पर कोई बात आ जाए या आपका अपमान हो, तो इस समय में आपको ऐसी चीजों से कष्ट हो सकता है। तो राहु और केतु किस प्रकार का फल देंगे? अब राहु और केतु का कोई भाव तो होता नहीं है, ना कोई राशि होती है। वो जहां जिस भाव में और जिस राशि में बैठे होते हैं, उसी के गुण को ग्रहण कर लेते हैं। तो मान लीजिए राहु अगर कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि के स्वामी हैं वो शनि बनते हैं। शनि यदि चौथे घर में बैठे हैं, तो फिर आपको घर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता से संबंधित, माता को कष्ट हो सकता है। तो इस तरह के यदि विपत तारा में आपका जन्म नक्षत्र से कोई क्रूर ग्रह गोचर कर रहा है, तो फिर ये समय आपके लिए कष्टकारी और संघर्ष वाला हो सकता है। तो पुराने समय के पंडित और ज्योतिष भी यही देखा करते थे कि आपके जन्म नक्षत्र से आपका जो गोचर है, आपकी जो दशा है, वो कौन से ग्रहों की चल रही है और वो ग्रह जो है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यदि वो अच्छे तारे में, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो फिर समय अच्छा जा रहा होगा। परंतु यदि विपत में और प्रत्यारी में और वध में बैठे हुए हैं और उन नक्षत्रों से दशा अंतरदशा में जो ग्रह चल रहे हैं, दशा और अंतर दशा में जो जिन ग्रहों की अंतदशा और अंतरदशा चल रही है, यदि उनका गोचर ऐसे नक्षत्र से या ऐसे तारों से हो रहा है, तो फिर ऐसा समय कष्ट का और संघर्ष का माना जाता है। यही अंदाजा वो लोग भी लगाया करते थे। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति के पास उसके जन्म से संबंधित जो है वो विवरण नहीं है, तो यदि आपसे कोई प्रश्न करता है, तो पुराने जमाने में भी वो लोग ऐसे ही करते थे कि उन्होंने एक प्रश्न कुंडली बनाई और जहां पर चंद्रमा बैठा होता है, तो वो जो जहां वो आपका जन्म का तारा बन गया, यानी आपके जन्म का नक्षत्र बन गया। अब इसी जन्म के नक्षत्र से विपत, प्रत्यारी और वध तारा निकाल लिया। तो आपकी जो यदि आपने कोई प्रश्न किया है और आपकी दशा अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है, और यदि वो इन वध, प्रत्यारी और विपत तारों से उन ग्रहों का गोचर हो रहा है, और या फिर और भी कोई प्रश्न है, यदि किसी भाव से संबंधित प्रश्न है और उस भाव से संबंधित जो राशि है और ग्रह है उनका इन तीनों से गोचर चल रहा है, तो फिर ये समय में ये जो उनके जो इस प्रश्न का उत्तर है वो ना आएगा। यदि वो कोई प्रश्न कर रहे हैं, उससे संबंधित भाव का जो ग्रह है वो इन तीनों में गोचर कर रहा है, तो फिर वो ये समय में आप कह दीजिए कि ये समय में आपका कार्य बनना मुश्किल। तो साथियों, ये नवतारा चक्र का के विषय के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी, जिसमें हम नक्षत्र और गोचर के आधार पर फलादेश करते हैं कि यदि कोई भी जन्म के नक्षत्र से विपत, प्रत्यारी और वध तारा या नक्षत्र में यदि किसी क्रूर ग्रह का गोचर हो रहा है, तो फिर उस ग्रह से या उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनमें कष्ट का अनुभव आपको हो सकता है। और यही वो तरीका था जिससे पुराने समय में बिना किसी सॉफ्टवेयर या बिना किसी गणना के आधार पर भी पंडित या पुराने जो हमारे घरों के लोग होते थे वो बता देते थे कि ये समय सही नहीं चल रहा है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। ये था एक नवतारा चक्र के रहस्यमयी चक्र और इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।